हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद बीएच क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम मौसम विज्ञान के बारे में जानेंगे, जिसे हम क्लाइमेटोलॉजी के अंतर्गत जानते हैं। मौसम विज्ञान क्लाइमेटोलॉजी है ना। तो सबसे पहले देखते हैं जो ऊष्मा के स्थानांतरण की विधियाँ कौन कौन सी होती है। तो सामान्यतः ऊष्मा के स्थानांतरण की 4 विधियाँ होती है। कौन कौन सी होती है? विकिरण, जिसे हम रेडिएशन बोलते हैं। दूसरी होती है चालन, कंडक्शन। तीसरी होती है संवहन, कन्वेक्शन। और चौथी होती है अभिवहन, एडवेक्शन। ठीक है ना। तरंग की गति कैसे निकालते हैं? लेंथ इनटू आवृत्ति। मैं इसको अभी एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। विकिरण के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में होता है ना। विकिरण के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है? विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में होता है, जिसमें माध्यम का होना आवश्यक नहीं है। मतलब विकिरण में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यही कारण है कि पृथ्वी को सौर ऊर्जा की प्राप्ति विकिरण के रूप में होती है, क्योंकि सूर्य और पृथ्वी के मध्य निर्वात है ना। माध्यम नहीं है सूर्य और पृथ्वी के मध्य। जब नाभिकीय ऊर्जा का विकिरण ऊर्जा में परिवर्तन होता है, तब आवृत्ति अधिक होने के साथ तरंग दैर्ध्य कम होती है। यही कारण है कि पृथ्वी को सौर ऊर्जा की प्राप्ति लघु तरंग सौर विकिरण के रूप में प्राप्त होती है। पृथ्वी की ओर आने वाली लघु तरंग सौर विकिरण को सूर्य ताप आइसोलेशन कहते हैं, जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन को संक्षिप्त रूप है। जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन का एक संक्षिप्त रूप है। पृथ्वी के द्वारा सौर विकिरण का परावर्तन लघु तरंग विकिरण के रूप में ही होता है। परावर्तित सौर विकिरण के कारण पृथ्वी के तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। वही लघु तरंग सौर विकिरण का अवशोषण के कारण अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण गतिज ऊर्जा का संवेदनशील ऊर्जा में परिवर्तन होता है, जिससे पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होने के कारण ऊष्मा का निष्कासन दीर्घ तरंग विकिरण के रूप में होता है। पृथ्वी के द्वारा निष्कासित दीर्घ तरंग विकिरण को पार्थिव विकिरण भी कहते हैं। अब हम देखेंगे एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट, जिसे एल्बिडो कहते हैं या परावर्तिता गुणांक कहते हैं। पृथ्वी के द्वारा परावर्तित सौर ऊर्जा अपोन में कुल प्राप्त सौर ऊर्जा है ना, इसे दशमलव या प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। सामान्यतः पृथ्वी का एल्बिडो कितना होता है? 0.35 या 35%। अगर एल्बिडो ज्यादा है तो परावर्तन ज्यादा होगा और अवशोषण कम होगा, है ना, और तापमान कम होगा। टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एल्बिडो। अब एल्बिडो किन किन चीजों पर निर्भर करता है? सतह का रंग अगर हल्का है तो एल्बिडो ज्यादा होगा, है ना। सतह का चिकनापन, चिकनी सतह, तो एल्बिडो ज्यादा होगा। ना काली मृदा, लाल मृदा, रेतीली मृदा, इससे रंग हल्का होता जाता है तो एल्बिडो बढ़ता जाता है। प्रदूषित, हिमनद और हिमाच्छादित, अगर ये तीनों होंगी तो प्रदूषित में कम होगा, हिमनद में ज्यादा होगा और हिमाच्छादित में और ज्यादा होगा। पृथ्वी के द्वारा परावर्तित सौर विकिरण और कुल प्राप्त सौर ऊर्जा के अनुपात को एल्बिडो या परावर्तिता गुणांक कहते हैं, है ना। पृथ्वी के द्वारा परावर्तित सौर विकिरण और कुल प्राप्त सौर विकिरण की ऊर्जा अनुपात को एल्बिडो कहते हैं, जिसे दशमलव या प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। पृथ्वी की औसत परावर्तिता 0.35 या 35% है। एल्बिडो के अधिक होने पर परावर्तिता में वृद्धि के कारण सतह के द्वारा सौर ऊर्जा का अवशोषण कम होने पर तापमान में कमी आती है। एल्बिडो सतह के रंग और चिकनेपन पर निर्भर करता है। हल्के रंग के चिकनी सतह की परावर्तिता औसत से अधिक होती है। यही कारण है कि स्थल पर हिमाच्छादित सतह
की परावर्तिता और वायुमंडल में जल वाष्प और बादलों की परावर्तिता सबसे अधिक होती है। बादलों के सघन होने पर दिन के समय बादलों के द्वारा सौर विकिरण के अवशोषण के साथ परावर्तित किए जाने के कारण सतह को सौर ऊर्जा की प्राप्ति कम होने पर ऊष्मन के दर में कमी आती है। वहीं रात के समय सतह के द्वारा निष्कासित दीर्घ तरंग विकिरण को बादल अवशोषित कर बाह्य अंतरिक्ष में जाने से रोकते, जिससे पार्थिवीय विकिरण का दर कम होने के कारण शीतलन के दर में भी कमी आती है। यही कारण है कि जहां घने बादल होते वहां का दैनिक तापांतर कम रहता है। इसलिए तट से दूर जाने पर जल वाष्प की मात्रा कम होने के साथ अन्य दैनिक तापांतर में भी वृद्धि होती अब हम देखेंगे चालन क्या होता है ना। चालन में माध्यम की आवश्यकता होती है, मतलब संपर्क विधि होती है। ठीक है। संवहन चालन केवल ठोस में होता है, ठोस पदार्थों में। संवहन द्रव और गैस दोनों में होता है। और संवहन कणों का विस्थापन होता है ना। जब कणों का विस्थापन क्षैतिज रूप से होगा तो उसे अभिवहन कहते हैं, है ना। और ऊर्ध्वाधर होगा तो संवहन कहलाएगा। ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो भूगर्भीय विकिरण का संतुलन कैसे होता है, भूमंडलीय विकिरण संतुलित कैसे होती है। 100 यूनिट शॉर्ट वेव रेडिएशन आती है तो 35% परावर्तित हो जाती है और 65% अवशोषित हो जाती है ना। 35 में वायुमंडल के द्वारा 31 ली जाती है और पृथ्वी की सतह के द्वारा 4% परावर्तित की जाती है ना। इसमें से 20 वायुमंडल के द्वारा 31 की जाती है, उसमें से 27 बादल के द्वारा और 4 जो इकाई की जाती है वो धूल कणों के द्वारा परावर्तित की जाती है। और अवशोषण में 65% में क्या होता है, वायुमंडल 18% लेता है और पृथ्वी की सतह से 47% अवशोषित होती है। ठीक है। अब ये जो पृथ्वी की सतह से 47% अवशोषित होती है उसमें भी अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, है ना। जैसे 23 यूनिट संवहन के द्वारा, है ना, चालन के द्वारा, लॉन्ग वेव रेडिएशन के द्वारा, इस तरह से ये पूरी 65% होती है। मैं इसको आगे थ्योरी में भी बता दूंगा। भूमंडलीय विकिरण संतुलन के संदर्भ में पृथ्वी की कल्पना एक खुले तंत्र के रूप में की जा सकती है, क्योंकि पृथ्वी के द्वारा लघु तरंग सौर विकिरण के रूप में अवशोषित ऊर्जा और दीर्घ तरंग विकिरण के रूप में निष्कासित ऊष्मा की मात्रा एक समान होने के कारण पृथ्वी का औसत तापमान स्थिर रहता है। पृथ्वी के द्वारा कुल प्राप्त सौर ऊर्जा जो 100 इकाई मानी गई है, 100 इकाई लघु तरंग सौर विकिरण में से वायुमंडल के द्वारा 31 इकाई और पृथ्वी की सतह के द्वारा 4 इकाई का लघु तरंग विकिरण के रूप में ही परावर्तन हो जाता है, जिससे पृथ्वी की सतह में कोई तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। शेष 65 इकाई लघु तरंग सौर विकिरण में से 18 इकाई वायुमंडल के द्वारा और 47 इकाई पृथ्वी की सतह के द्वारा अवशोषण के बाद संवेदनशील ऊष्मा में परिवर्तन के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती है। चूंकि वायुमंडल की अपेक्षा पृथ्वी की सतह के द्वारा सौर ऊर्जा का अधिक मात्रा में अवशोषण होता है, इसलिए पृथ्वी की सतह का तापमान वायुमंडल की अपेक्षा अधिक हो जाता है, जिसके कारण ही पृथ्वी की सतह वायुमंडल की ओर ऊष्मा में स्थानांतरण के साथ मौसम में भी परिवर्तन होता है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत पृथ्वी की सतह के द्वारा निष्कासित 5 इकाई दीर्घ तरंग विकिरण वायुमंडल से होते हुए बाह्य अंतरिक्ष में चला जाता है। शेष 42 इकाई में से लगभग 23 इकाई का वाष्पीकरण के कारण संवहन के द्वारा, 15 इकाई का दीर्घ तरंग के द्वारा और 4 इकाई का चालन के द्वारा सतह से वायुमंडल की ओर ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। वायुमंडल के द्वारा खुला अवशोषित 60 इकाई का
दीर्घ तरंग विकिरण के रूप में बाह्य अंतरिक्ष में निष्कासन हो जाता है, जिससे पृथ्वी का औसत तापमान नियत रहता है। ठीक है, तो ये पूरी क्या हुई, ये पूरी हुई ऊष्मा बजट से संबंधित बातें है ना। ऊष्मा का बजट कैसा रहता है, ऊष्मा बजट है ना। अब ऊष्मा बजट में कुछ विसंगतियां हैं, उसको देख लेते हैं। ऊष्मा बजट की संकल्पना पर आधारित अध्ययन में जहां इकाइयों को लेकर मौसम वैज्ञानिकों में एक मत नहीं, वहीं ये मानव हस्तक्षेप रहित वातावरण के संदर्भ में दी गई एक आदर्श परिकल्पना है। वर्तमान समय में मानव जनित गतिविधियों के कारण वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में होने वाली वृद्धि से न केवल वायुमंडल प्रदूषित हो रहा है, बल्कि इन्हीं ग्रीन हाउस गैसों के द्वारा दीर्घ तरंग विकिरण के अवशोषण से वायु के तापमान में वृद्धि हो रही है, जिससे प्रतिलोम विकिरण का दर अधिक होने के कारण पृथ्वी की सतह के औसत तापमान में भी वृद्धि हो रही है, जो ऊष्मा बजट में विसंगति का एक महत्वपूर्ण कारण बनता जा रहा है। ऊष्मा बजट की संकल्पना पर आधारित अध्ययन को प्रासंगिक बनाने के लिए जहां ऊष्मा बजट की इकाइयों को लेकर मौसम वैज्ञानिकों में एक मत होना चाहिए, वहीं प्रतिलोम विकिरण के प्रभाव को सम्मिलित कर ऊष्मा बजट की संकल्पना पर आधारित अध्ययन के द्वारा मौसम में होने वाले परिवर्तन का तार्किक या वैज्ञानिक विश्लेषण को प्राथमिकता देनी चाहिए। ठीक है, अभी तापमान से संबंधित अवधारणा आज हमने ऊष्मा बजट देखा है। अब तापमान से संबंधित अवधारणा हम अगले वाले वीडियो में देखेंगे। अभी हम मैप वाला सेक्शन देख लेते हैं, है ना। मैप वाला सेक्शन, एक सेकेंड, क्योंकि मैपिंग भी इसी के साथ अपन कर रहे हैं, तो मैप वाले सेक्शन को देखना जरूरी है। मैप में हम कहाँ पहुँच गए थे, मैप में हम उत्तरी अमेरिका के क्षेत्रों को देख रहे थे। आज उसके आगे हम देखेंगे कि वहां पे क्या क्या अवस्थिति है। ठीक, तो देखते हैं। डेविस जल संधि बेफिन आइलैंड को ग्रीनलैंड से अलग करती है, जबकि बेफिन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से जोड़ती है। कौन से सागर से? लेब्राडोर सागर से जोड़ती है। हडसन जल संधि कनाडा के उनगावा प्रायद्वीप को बेफिन आइलैंड से अलग करती है, जबकि हडसन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से जोड़ती है। बेले इले जल संधि न्यू फाउंडलैंड को कनाडा से अलग करती है, जबकि लेब्राडोर सागर को सेंट लॉरेंस की खाड़ी से जोड़ती है। फ्लोरिडा प्रायद्वीप को क्यूबा से अलग करती है, जबकि उत्तरी अटलांटिक ओशन को मेक्सिको की खाड़ी से जोड़ती है। देखो, आपको ये थ्योरी देखते देखते आपके पास क्या क्या होना चाहिए? एक मैप होना चाहिए, एक मैप वर्ल्ड का, उसमें आप इन चीज़ों को मार्क करते हुए चलेंगे और मन में मेमोराइज करेंगे। कभी कभी क्या होता है, अपन वो चीज़ें देख देख के लगा लेते हैं, पर जब बिना देखे उनको सोचते हैं तो रिकॉल नहीं होती है। तो आपको मेमोराइजेशन, आपकी पावर बढ़ानी पड़ेगी, है ना, या मेमोराइजेशन पावर कि कौन सी चीज़ कहाँ है, मेमोरी। अब देखो, युकाटान चैनल, आप उत्तरी अमेरिका के क्षेत्रों में युकाटान चैनल खोज सकते हैं। युकाटान चैनल मेक्सिको के युकाटान प्रायद्वीप को क्यूबा से अलग करता है, जबकि मेक्सिको की खाड़ी को कैरिबियन सागर से जोड़ता है। विंडवार्ड पैसेज क्यूबा को हैती से, मोना पैसेज डोमिनिकन रिपब्लिक को प्यूर्टो रिको से अलग करता है। ये दोनों ही पैसेज उत्तरी अटलांटिक महासागर को कैरिबियन सागर से जोड़ता है। जमैका चैनल क्यूबा को जमैका से अलग करता है। जो जमैका चैनल होता है वो क्यूबा को जमैका से अलग करता है। यही कैरिबियन सागर का एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है। यह कैरिबियन सागर का एक महत्वपूर्ण मार्ग है। पनामा नहर अटलांटिक महासागर के कैरिबियन सागर को प्रशांत महासागर के पनामा की खाड़ी से जोड़ता है। इस नहर में जल के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए मानव निर्मित गटुम झील का निर्माण किया गया है। इस नहर के बनने के बाद उत्तरी अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर के मध्य
समुद्री दूरी कम हो जाने के कारण समुद्री व्यापार की दृष्टि से इस नहर का आर्थिक महत्व बढ़ गया है ना। तो पनामा नहर को आप मैप में देखेंगे, है ना, और उसका महत्व भी काफी अधिक है। कोलोन और पनामा सिटी इस नहर के महत्वपूर्ण बंदरगाह है। जॉन डी फूका जल संधि वैंकूवर आइसलैंड को कनाडा से अलग करती है, जो प्रशांत महासागर का एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग भी है। बेरिंग जल संधि यूएसए के अलास्का को रूस के साइबेरिया से अलग करती है, जबकि प्रशांत महासागर के बेरिंग सागर को आर्कटिक महासागर के ब्यूफोर्ड सागर से जोड़ती है। वेस्टर्न कोर्डिलेरा ऑफ नॉर्थ अमेरिका क्या क्या है? ब्रूक्स रेंज, अलास्का रेंज, मैकेंजे रेंज, कोस्ट रेंज और कैस्केड रेंज। सियरा निवादा रेंज, है ना, ये ब्लॉक पर्वत है और अन्य सभी मुर्दार पर्वत हैं। रॉकी रेंज, सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल वेस्टर्न की, सियरा माद्रे ओरिएंटल ये ईस्टर्न की। पश्चिमी कोर्डिलेरा के पर्वतों में सियरा निवादा एकमात्र ब्लॉक पर्वत है, जबकि अन्य मोरदार पर्वतों के उदाहरण हैं। उत्तरी अमेरिका में पश्चिमी कोर्डिलेरा की सबसे लंबी और सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला रॉकी रेंज है। अलास्का रेंज की चोटी माउंट मैकिले उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। तो उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट मैकिले, ये आपको विशेष रूप से याद रखनी है। कोस्ट रेंज की चोटी माउंट लोगोन कनाडा की सबसे ऊंची चोटी, जो उत्तरी अमेरिका की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। माउंट रेवेगन कैस्केड रेंज की सबसे ऊंची चोटी है। सियरा निवादा रेंज पर माउंट विडनी यूएसए की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एल्बर्ट रॉकी रेंज की सबसे ऊंची चोटी है। इंटर माउंटेन प्लेटू ऑफ वेस्टर्न कोर्डिलेरा क्या क्या है? युकाटान प्लेटू, ब्रिटिश कोलंबिया स्नेक प्लेटू, ग्रेट बेसिन, कोलोराडो प्लेटू, मैक्सिकन प्लेटू। मृत घाटी क्या है? सियरा निवादा पर्वत के समीप अवस्थित डेथ वैली भ्रंश घाटी का उदाहरण है। ये यूएसए का सबसे गर्म स्थान होने के साथ सबसे नीचा स्थान भी है। अपलेशियन पर्वत का विस्तार कनाडा के क्यूबेक से लेकर यूएसए के बर्गिमन तक है। ये एक प्राचीन मुर्दार अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। इस पर्वत का सबसे ऊंचा भाग ब्लू रिज की चोटी माउंट मिशेल अपलेशियन पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। अपलेशियन पर्वत के पूर्वी किनारे को फॉल लाइन कहते हैं, क्योंकि यहाँ से निकलने वाली कई नदियाँ जलप्रपात के रूप में अटलांटिक महासागर के तट पर गिरती है। इसलिए उत्तरी अमेरिका का यह क्षेत्र जल विद्युत उत्पादन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। उत्तरी अपलेशियन क्षेत्र में पेनसिल्वेनिया राज्य एंथ्रासाइट के साथ ये थोड़ा बीच में लिखा हुआ था, बिटुमिनस कोयले के भंडार की दृष्टि से यूएसए का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहाँ बिटुमिनस कोयला की उपलब्धता के कारण पिट्सबर्ग में लौह इस्पात उद्योग को स्थापित किया गया है ना। पिट्सबर्ग में लौह इस्पात उद्योग को स्थापित किया गया है, जो यूएसए में लौह इस्पात उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। इसे यूएसए का लौह इस्पात उद्योग की राजधानी भी कहते हैं। तो पिट्सबर्ग एक लौह इस्पात उद्योग केंद्र है, ये याद रखना है। दक्षिणी अपलेशियन क्षेत्र में लौह अयस्क की उपलब्धता के कारण ही बर्गिमन में लौह इस्पात उद्योग स्थापित किया गया है। सील्ड्स क्या होते हैं? प्राचीनतम आग्नेय और उसके स्थानांतरण से निर्मित चट्टानी संरचना को सील्ड कहते हैं, जहां भू संचलन का प्रभाव नगण्य रहता है। कैनेडियन सील्ड खनिज संसाधनों के भंडार की दृष्टि से उत्तरी अमेरिका का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहाँ की चट्टानी संरचना जटिल होने के कारण खनिज संसाधनों का आर्थिक दृष्टि से दोहन करना एक कठिन कार्य है। अब इंपॉर्टेंट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, है ना। तो ग्रेट बैरियर लेक, ग्रेट स्लेव लेक,
अथास्का लेक, रेनडियर लेक और विनिपेग लेक, ये सभी कनाडा की हिमनदीय अवशिष्ट झीलें हैं। ग्रेट बियर लेक के ऊपर से अटलांटिक वृत्त गुजरता है। ग्रेट स्लेव लेक के तट पर कनाडा के नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी की राजधानी येलोनाइफ अवस्थित है। अथावास्का झील का तटीय क्षेत्र सेल क्षेत्र और गैस के भंडार की दृष्टि से कनाडा का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। विनिपेग झील के तट पर अवस्थित मैनिटोबा प्रांत की राजधानी विनिपेग में विश्व की गेहूं की सबसे बड़ी मंडी है। कहाँ पे? विनिपेग में गेहूं की सबसे बड़ी मंडी है। अब हम जानेंगे ग्रेट लेक्स। तो ग्रेट लेक्स में सुपीरियर लेक आती है, ह्यूरन लेक आती है, मिशिगन लेक आती है, ईरी लेक आती है और ओंटारियो लेक आती है। ठीक है, क्षेत्रफल कम होता जाता है इधर से, सुपीरियर ह्यूरन इधर जाते हैं तो क्षेत्रफल कम होता जाता है। सुपीरियर उच्च भूमि लौह अयस्क के भंडार की दृष्टि से उत्तरी अमेरिका का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहाँ यूएसए में अवस्थित मेसापी रेंज लौह अयस्क के खनन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र है। इस उच्च भूमि पर अवस्थित सुपीरियर विश्व में मीठे पानी की सबसे इस उच्च भूमि पर अवस्थित सुपीरियर जो झील है विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, जो कैस्पियन सागर के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील भी है। इस झील के तट पर अवस्थित डुलुथ यूएसए में लौह इस्पात उद्योग का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। सू नहर सुपीरियर जो सू नहर है, सू नहर सुपीरियर झील को ह्यूरन झील से जोड़ता है। इस नहर के समीप कनाडा का साल्ट सेंट मेरी बंदरगाह अवस्थित है। ह्यूरन झील के उत्तर में अवस्थित सैडबरी विश्व स्तर पर निकेल के खनन का सबसे बड़ा केंद्र है। ये कॉपर और प्लेटिनियम के भंडार की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। मिशिगन झील के तट पर अवस्थित गेरी और शिकागो लौह इस्पात तथा भारी उद्योग का सबसे बड़ा विकसित क्षेत्र है। सुपीरियर उच्च भूमि के लौह अयस्क के भंडार और पेनसिल्वेनिया के कोयला क्षेत्र के भंडार के मध्य में होने के कारण यहाँ लौह इस्पात उद्योग का सर्वाधिक विकास हुआ है। शिकागो यूएसए का एक परिवहन फोकस केंद्र है। यहाँ परिवहन की सुविधा होने के कारण मांस प्रसंस्करण उद्योग का सर्वाधिक विकास हुआ है। यह यूएसए में तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर भी है। शिकागो से मिलवाकी तक का तटीय क्षेत्र कृषि से संबंधित मशीनों और उपकरणों के उद्योग के लिए यूएसए का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इरी झील के तट पर अवस्थित डेट्रॉइट यूएसए में ऑटोमोबाइल उद्योग का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। इरी और ओंटारियो झील के मध्य इरी और ओंटारियो झील के मध्य है। ये थोड़ा सा समझ कनाडा का बर्गम भी कहते हैं, है ना, किसको? ओंटारियो झील के मध्य में कनाडा को बर्गम भी कहते हैं। ये आपको देखना होगा थोड़ा, मैं इसको कल या वीडियो में देख के बता दूंगा, है ना। बर्गम भी कहते हैं क्योंकि ये लौह इस्पात उद्योग का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। ओंटारियो झील के तटीय क्षेत्र में अवस्थित टोरंटो ओंटारियाई प्रांत की राजधानी होने के साथ कनाडा में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है। ये मिल्टन है, सॉरी, है ना। मिल्टन को कनाडा का बर्गिमम भी कहते हैं क्योंकि ये लौह इस्पात उद्योग का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। ओंटारियो झील के तटीय क्षेत्र में अवस्थित टोरंटो ओंटारियो प्रांत की राजधानी होने के साथ कनाडा में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है। ईरी और ओंटारियो झील के मध्य में नियाग्रा जलप्रपात उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा जलप्रपात है। नियाग्रा जलप्रपात ग्रेट लेक की सबसे छोटी ओंटारियो झील से निकलने वाली सेंट लॉरेंस नदी के स्रोत के समीप अवस्थित किंगस्टन कनाडा में रेल इंजन का एक महत्वपूर्ण केंद्र है ना। तो ये हम उत्तरी अमेरिका के बारे में देख रहे हैं, बीच में कुछ। अब इम्पोर्टेंट रिवर्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, कौन कौन सी रिवर आएगी? यूकॉन रिवर, मैकेंजे रिवर,
चर्चिल रिवर, नेल्सन रिवर, सेंट लॉरेंस रिवर, हडसन रिवर, पोटोमेक रिवर, मिसिसिपी रिवर, मिसूरी रिवर, रियो ग्रांडे रिवर, कोलोराडो रिवर, सर्जिक्वेंट रिवर, सैक्रामेंटो रिवर, कोलंबिया स्नेक रिवर और फ्रेजर रिवर। इन सबके रिवर की आपको अवस्थिति एक मोटे मोटे तौर पर होनी चाहिए। सबसे पहले देखते हैं यूकॉन नदी कनाडा के मैकेंजी पर्वत से निकलने के बाद अलास्का के यूकॉन पठार से होते हुए प्रशांत महासागर के बेरिंग सागर में गिरती है। ग्रेट स्लेव लेक से निकलने वाली मैकेंजी नदी आर्कटिक महासागर के ब्यूफोर्ड सागर में गिरती है। ये कनाडा की सबसे लंबी नदी है। चर्चिल और नेल्सन कनाडा की नदियां हैं जिसका निकास हडसन की खाड़ी में होता है। ओंटारियो झील से निकलने वाली सेंट लॉरेंस नदी कनाडा के मॉन्ट्रियल और क्यूबेक से होते हुए सेंट लॉरेंस की खाड़ी में गिरती है। यह विश्व के व्यस्त अंतःस्थलीय जलमार्गों में से एक है। इस नदी के मुहाने के समीप अवस्थित क्यूबेक कनाडा का प्राचीनतम शहर है। ये फ्रांसीसी समुदाय की जनसंख्या अधिक होने के कारण इसे कनाडा का फ्रेंच सिटी भी कहते हैं। अटलांटिक महासागर के तट पर अवस्थित कनाडा के बंदरगाहों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह फंडी की खाड़ी के तट पर अवस्थित बोस्टन न्यू इंग्लैंड रीजन का सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र है, जो सूती वस्त्र उद्योग के साथ जलयान उद्योग का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। और बोस्टन अपलेशियन पर्वत से निकलने वाली हडसन नदी न्यूयॉर्क सिटी से होते हुए लॉन्ग आइलैंड के समीप अटलांटिक महासागर में गिरती है। न्यूयॉर्क सिटी यूएसए का आर्थिक राजधानी होने के साथ सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है। यहाँ की बहुमंजिला इमारतों के कारण इसे सिटी ऑफ स्काई स्क्रैपर भी कहते हैं, गगनचुंबी इमारतें, है ना। छपाई और प्रकाशन उद्योग यहाँ का प्राचीन और पारंपरिक उद्योग है। बाजार पर आधारित उद्योगों में ये रेडीमेड वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। अटलांटिक महासागर के तट पर अवस्थित यूएसए के शहरों में फिलाडेल्फिया खनिज तेल शोधन का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। प्रशांत महासागर के तटीय क्षेत्र की अपेक्षा अटलांटिक महासागर के क्षेत्र में जलयान उद्योग का अधिक विकास हुआ है। यहाँ बाल्टीमोरे जलयान उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। कौन? बाल्टीमोरे। अपलेशियन पर्वत से निकलने वाली पोटोमेक नदी यूएसए की प्रशासनिक राजधानी वाशिंगटन डीसी से होते हुए उत्तरी अटलांटिक महासागर के चेसस्की की खाड़ी में गिरती है। सुपीरियर उच्च भूमि से निकलने वाली मिसिसिपी नदी यूएसए के सेंट्रल लोलैंड से होते हुए मेक्सिको की खाड़ी में गिरती है। इस नदी के तट पर अवस्थित मिलियनोपोलिस और सेंट पॉल यूएसए के जुड़वा शहर है। मिसिसिपी की सबसे बड़ी सहायक नदी मिसूरी और मिसिसिपी के संगम के समीप अवस्थित सेंट लुइस मांस प्रसंस्करण उद्योग का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। कौन? सेंट लुइस। मिसिसिपी नदी के अपवाह क्षेत्र का संबंध यूएसए के लगभग 25 राज्यों से है। ये उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। दक्षिणी यूएसए में यह नदी बेसिन चावल और गन्ना की दृष्टि से यूएसए का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। वहीं मेक्सिको की खाड़ी का तटीय क्षेत्र खनिज तेल के भंडार और उत्पादन की दृष्टि से यूएसए का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यही कारण है कि मिसिसिपी नदी के मुहाने पर स्थित न्यू ऑर्लियंस खनिज तेल के उत्पादन के साथ चावल और चीनी के निर्यात की दृष्टि से यूएसए का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। कौन सा? न्यू ऑर्लियंस बंदरगाह। ठीक है। रॉकी पर्वत से निकलने वाली रियो ग्रांडे नदी कोलोराडो के पठार से होते हुए मेक्सिको की खाड़ी में गिरती है। यह नदी यूएस और मेक्सिको के मध्य राजनीतिक सीमा बनाती है। रॉकी पर्वत से निकलने वाली कोलोराडो नदी यूएसए से होते हुए प्रशांत महासागर के कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिरती है। इस नदी पर स्थित ह्यूबर और बाउडर डैम एक जलाशय लेक मीड अवस्थित है। एरिजोना राज्य में कोलोराडो के पठार में कोलोराडो नदी द्वारा निर्मित घाटी को ग्रेट कैनियन कहते हैं, जो विश्व की सबसे गहरी नदी घाटी है। कौन सी? ग्रेट कैनियन।
सैन डियागो प्रशांत महासागर के तट पर अवस्थित पनामा नहर से यूएसए का निकटतम बंदरगाह है, इसलिए इस बंदरगाह का आर्थिक महत्व अधिक होने के साथ जलयान उद्योग का विकास हुआ है। लॉस एंजिल्स यूएसए का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है, जो प्रशांत महासागर के तट पर अवस्थित यूएसए के बंदरगाहों में सबसे बड़ा बंदरगाह है। यहाँ का शुष्क वातावरण होने के कारण वायुयान के परीक्षण के लिए प्राकृतिक दशाएं अनुकूल है, इसलिए यूएसए में ये वायुयान उद्योग का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी है। सैन फ्रांसिस्को और कैलिफोर्निया की राजधानी साक्रामेंटो भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में होने के कारण रसदार फलों के साथ साथ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का एक महत्वपूर्ण केंद्र या महत्वपूर्ण क्षेत्र है। सैन फ्रांसिस्को के सेंट क्लारा वैली को सिलिकॉन वैली भी कहते हैं, जो सॉफ्टवेयर उद्योग की दृष्टि से यूएसए का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। कौन सा? सिलिकॉन वैली। सैन फ्रांसिस्को को सिटी ऑफ गोल्डन गेट भी कहते हैं। सैन फ्रांसिस्को को सिटी ऑफ गोल्डन गेट भी कहते हैं। सेंटर वैली कैलिफोर्निया से होकर जाने वाली सैन जैक्विन और साक्रामेंटो नदी का निकास प्रशांत महासागर में होता है। यह नदी बेसिन कैलिफोर्निया राज्य में भूमध्य सागरीय कृषि के लिए महत्वपूर्ण है। रॉकी पर्वत से निकलने वाली कोलंबिया नदी ओरेगोन के पोर्टलैंड से होते हुए प्रशांत महासागर में गिरती है। इस नदी पर ग्रैंड कूली डैम है। स्नेक नदी कोलंबिया की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। यूएसए से प्रशांत महासागर में गिरने वाली नदियों में यह सबसे लंबी नदी है। कौन सी? स्नेक नदी। यूएसए के वाशिंगटन में अवस्थित सिएटल जो बंदरगाह है, सिएटल वायुयान उद्योग का एक महत्वपूर्ण केंद्र है ना? यूएसए के वाशिंगटन में अवस्थित सिएटल वायुयान उद्योग का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। किसका है? वायुयान उद्योग का, सिएटल। रॉकी पर्वत से निकलने वाली फ्रेजर नदी कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया के पठार से होते हुए वैंकूवर आइलैंड के समीप प्रशांत महासागर में गिरती है। इस नदी के मुहाने के समीप अवस्थित वैंकूवर पश्चिमी कनाडा का सबसे बड़ा बंदरगाह है, जो जलयान उद्योग का एक महत्वपूर्ण केंद्र होने के साथ कनाडा पैसिफिक रेलवे और कनाडा नेशनल रेलवे का पश्चिमी जंक्शन भी है। अब हम दक्षिणी अमेरिका को अगले वाले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। नमस्कार।